हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आइए आज की क्लास में हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान की, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो हमारा पहला प्रश्न है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है, तो वह कहलाता है जीव विज्ञान। तो उसको हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया तो ये लैमार्क एवं ट्रिवरनेस के द्वारा 1801 में किया गया। जीव एवं जंतु विज्ञान का जनक तो अरस्तु को कहा जाता है। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया तो ये समझाया था लैमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? चिकित्सा शास्त्र का जनक है हिप्पोक्रेटस। आगे देखते हैं, वनस्पति विज्ञान का जनक, तो वनस्पति विज्ञान का जनक है थियोफ्रास्टस। भारत में शल्य विज्ञान के जनक कौन है? तो ये सुश्रुत हैं। मानव विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है, तो ये कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। आगे देखते हैं, हिस्टोरियल एनिमलिज्म पुस्तक है, तो ये है अरस्तु की। हिस्टोरिया प्लेटोरम पुस्तक है, तो ये है थियोफ्रेस्टस की। अब देखते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण, कि जीवधारियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। तो जीवों के आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कैरोलस लीनियस को। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, जीवों के नामांकन की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया, तो ये किया था कैरोलस लीनियस ने 1753 में। 5 जगत वर्गीकरण पद्धति को प्रस्तुत किया, 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया, तो ये क्या था रॉबर्ट एच वेटलर ने 1969 ईस्वी में। अब देखते हैं आगे, समस्त जीवों को 5 जगत वर्गीकरण है, यानी कि जो समस्त जीव हैं उनको 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो मोनेरा वर्ग में, पोटेस्टा वर्ग में, कवक में, पादप में एवं जंतुओं में। तो ये 5 वर्गीकरण हैं। सभी प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं, तो ये मोनेरा जगत में सम्मिलित किए जाते हैं जो जीव हैं। मोनेरा जगत के सदस्य हैं, तो ये है जीवाणु। नील हरित शैवाल, जिसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, प्रोकैरियोटिक जीवों में नहीं होता है, तो इनमें केंद्रक नहीं होता है। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं, तो ये प्रोस्टेटा जगत में सम्मिलित किए जाते हैं। प्रोस्टेटा जगत के सदस्य हैं, तो इसमें शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ है जो कि प्रोस्टेटा जगत के सदस्य हैं। यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है, तो इसमें उपस्थित केंद्रक होता है। अब बात करेंगे हम जीवाणु के बारे में। तो जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने 1683 में। जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है, तो ये ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। जीवाणु नाम दिया था, तो ये दिया था हेरेनबर्ग ने 1829 में। कोशिकीय संरचना वाला छोटा जीव जीवाणु कहलाता है। चलते हैं आगे, देखते हैं, दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु है, तो यह है राइजोबियम, जो कि दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करता है, तो ये राइजोबियम परिवर्तित करता है। आगे देखते हैं, दूध में पाए जाने वाला जीवाणु, तो दूध में पाए जाने वाला जीवाणु है हमारा लैक्टोबैसिलस। एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज जोसेफ लिस्टर ने की थी। जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन रॉबर्ट कोच ने किया था। जीवाणुओं में राइबोसोम्स पाया जाता है, तो ये 70S प्रकार का पाया जाता है। अब बात करेंगे हम प्रोटोजोआ की, प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ होता है, ये एक कोशिकीय जीव होता है। प्रोटोजोआ शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था गोल्डफश ने। प्रोटोजोआ संघ के जंतु हैं, तो ये अमीबा, युगलिना, प्लाज्मोमोडियम, एंट अमीबा और हिस्टोलिका
जो है प्रोटोजोआ संघ के जंतु हैं। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है, तो जो हरा प्रोटोजोआ होता है वो यूग्लिना कहलाता है। अब बात करेंगे हम वायरस के बारे में। वायरस के बारे में बात करेंगे। संसार का सूक्ष्मतम जीव होता है तो वो वायरस होता है। विषाणु के अध्ययन कहलाता है तो ये वायरोलॉजी कहलाता है। विषाणु की खोज की थी इवानोविस्की ने 1892 में। साधारणतः सभी विषाणु बने होते हैं तो ये बने होते हैं प्रोटीन के तथा न्यूक्लिक अम्ल आरएनए के। विषाणु का आकार होता है तो ये 0.15 से 0.2 माइक्रोन होता है। रासायनिक रूप से विषाणु होता है तो ये न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। अब अगला देखते हैं, जीवन की मूलभूत इकाई है तो ये जीवन की मूलभूत इकाई है कोशिका। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो ये की थी ल्यूवेनहॉक ने। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। कोशिका का अध्ययन कहलाता है, तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था तो ये किया था स्लाइडेन एवं स्वान ने 1838 से 39 के बीच। जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है तो ये होती है कोशिका। कोशिका 2 प्रकार की होती है। कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो ये 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक। ये कोशिका के 2 प्रकार हैं। केंद्रक एवं केंद्रिका नहीं पाई जाती। कोशिका में केंद्रक एवं केंद्रिका नहीं पाई जाती। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक एवं केंद्रिका उपस्थित होती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सबसे छोटी कोशिका होती है। आगे बात करते हैं, सबसे बड़ी कोशिका चतुर्मुर्ग का अंडा होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तो ये न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका तो ये सेरिबेलम की यूग्लिन सेल की है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका तो ये अंडाणु यानी ओवम है। आगे देखते हैं कोशिका की संरचना। तो अब बात करते हैं हम कोशिका की संरचना के बारे में। जीवन का भौतिक आधार है तो ये जीव द्रव है। जीव द्रव की खोज किसने की, तो की थी डू डार्डिन ने। जीव द्रव का नामकरण किसने दिया था, ये दिया था पुरकिंजे ने 1839 में। आगे देखते हैं, जीवन का भौतिक आधार है जिसका कथन है। जीवन का भौतिक आधार है किसका कथन है, तो ये है हेक्सले का। जीव द्रव सिद्धांत दिया था तो ये दिया था सुलेज ने। जीव द्रव सिद्धांत सुलेज ने दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण कहलाता है तो ये कोशिका भित्ति कहलाता है। कोशिका भित्ति पाई जाती है तो ये केवल पादप कोशिकाओं में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति बनी होती है तो कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। कोशिका झिल्ली पाई जाती है तो ये पादप एवं जंतु दोनों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। चलते हैं आगे, कोशिका को एक निश्चित आकार व कोशिकाओं की सुरक्षा प्रदान करती है तो ये कोशिका झिल्ली जो है हमारे कोशिकाओं की सुरक्षा प्रदान करती है। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी तो ये अल्टमान मैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया, तो ये दिया था बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है तो ये जीवाणुओं में नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला द्रव्य कहलाता है तो ये कहलाता है मैट्रिक्स। कोशिका का पावर हाउस यानी ऊर्जा गृह कहलाता है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस या ऊर्जा का गृह कहा जाता है। कोशिका का श्वसन केंद्र होता है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा के रूप में संचित रहती है तो ये एटीपी के रूप में संचित रहती है। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एटीपी इकाई होती है तो ये ऊर्जा की इकाई कहलाती है। कैब्र चक्र होता है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में
पाया जाता है। कैब्र चक्र की खोज की थी तो हैंस कैब्रस ने कैब चक्र की खोज की थी। माइटोकॉन्ड्रिया का दिल कहलाता है तो ये क्रिस्टी के माइटोकॉन्ड्रिया का दिल कहलाता है। अब बात करेंगे हम गाल्जी काय की। अगला टॉपिक हमारा गाल्जी काय। तो गाल्जी काय की बात करेंगे। गाल्जी काय की खोज की थी तो ये कैमिलो गाल्जी ने खोज की थी। गाल्जी काय की क्रियात्मक इकाई को कहते हैं तो ये सिस्टर्नी कहते हैं। अगला देखते हैं कोशिका का ट्रैफिक पुलिस यातायात प्रबंधक कहलाता है तो ये कहलाता है गाल्जी काय। गाल्जी काय का मुख्य कार्य है तो ये है श्रवण, यानी कि गाल्जी काय का मुख्य कार्य श्रवण है। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कहाँ होता है तो ये गाल्जी काय में होता है। अब बात करते हैं हम लाइसोसोम्स की। तो लाइसोसोम्स की खोज किसने की थी तो लाइसोसोम्स की खोज की थी डी डुबे ने 1948 में। लाइसोसोम्स एक प्रकार का होता है तो ये एंजाइम होता है। लाइसोसोम्स का मुख्य कार्य होता है तो ये बाह्य कार्य पदार्थों को क्षरण एवं पाचन करने में सहायक होता है। आत्महत्या की थैली कहलाता है तो ये कहलाता है लाइसोसोम्स। कोशिका का एटम बम कहलाता है तो कोशिका का एटम बम हमारा लाइसोसोम्स कहलाता है। अब बात करते हैं हम राइबोसोम्स की। तो राइबोसोम्स की खोज की थी पैलेडे ने 1953 में। राइबोसोम्स बने होते हैं तो ये आरएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम्स का निर्माण होता है तो ये केंद्रिका द्वारा राइबोसोम्स का निर्माण होता है। बात करते हैं राइबोसोम्स कितने प्रकार के होते हैं तो राइबोसोम्स हमारे 2 प्रकार के होते हैं। 70S राइबोसोम्स एवं 80S राइबोसोम्स, ये 2 प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं तो ये 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम्स पाए जाते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो ये राइबोसोम्स द्वारा होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाती है तो ये राइबोसोम्स ही कहलाती है। अब बात करते हैं हम लवक की। तो लवक यानी कि प्लास्टिड पाया जाता है तो ये पादप में पाया जाता है। लवक 3 प्रकार के होते हैं। अलवणीय लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट, वर्णीय लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट और हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। तो ये 3 प्रकार के लवक होते हैं। अलवणीय लवक मुख्यतः पाए जाते हैं तो ये जड़ों की कोशिकाओं में यानी कि पाए जाते हैं। फूल और बीजों को आकर्षण रंग प्रदान करते हैं तो ये प्रदान करते हैं क्रोमोप्लास्ट लवक। अब बात करते हैं पौधों के पत्तियों का रंग हरा होता है तो पौधों के पत्तियों का रंग हरा होता है हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। पत्तियों का रंग पीला होता है तो ये कैरोटीन के निर्माण के कारण पत्तियों का पीला रंग होता है। वर्ण हरित यानी क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित मुख्य धातु होती है तो ये मैग्नीशियम के द्वारा वर्ण हरित होता है। प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है तो हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। कोशिका का रसोई घर कहलाता है तो ये हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहते हैं। टमाटर में लाल रंग का कारण है तो टमाटर में लाइकोपिन का कारण होता है। हल्दी में पीला रंग जैंथोफिल के कारण। पपीते में पीला रंग कैरिका जैंथीन के कारण। सेब में लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। मिर्च में लाल रंग कैप्सेथीन के कारण होता है। गाजर में कौन सा वर्णक होता है तो गाजर में कैरोटीन नामक वर्णक पाया जाता है। अब बात करते हैं हम केंद्रक, राजधानी एवं तारकाय के बारे में। तो केंद्रक की खोज की थी हमारी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। कोशिका का प्रबंध कार्य करता है तो ये केंद्रक के द्वारा कोशिका प्रबंधक का कार्य किया जाता है। कोशिका का दिमाग कहलाता है तो ये केंद्रक कहलाता है। केंद्रक का मुख्य भाग होता है तो ये क्रोमेटिन केंद्रक का मुख्य भाग होता है।
क्रोमेटिन बना होता है, तो क्रोमेटिन बना होता है प्रोटीन, हिस्टोनिन व डीएनए का। कोशिका की निर्जीव रचना है, तो रसधानी निर्जीव संरचना है। रसधानी पाया जाता है, तो ये पादप कोशिकाओं में रसधानी पाया जाता है। तारिकाएं यानी कि तारिकाएं की खोज की थी, तो बोवेरी ने तारिकाएं की खोज की थी। अब बात करेंगे हम कोशिका विभाजन की। तो कोशिका विभाजन की क्रिया कहलाती है, तो ये कहलाती है कैरियोकाइनेसिस। कोशिका विभाजन की क्रिया कहलाती है। समसूत्री विभाजन होता है, तो ये कायकीय कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो ये लैंगिक जनन कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो ये जीवाणुओं में पाया जाता है। समसूत्री विभाजन की खोज की थी, तो ये की थी हमारी वाल्टर फ्लेमिंग ने। अर्धसूत्री विभाजन की खोज की थी फार्मर व मुरे ने। अब बात करते हैं हम जैव विकास के बारे में, जैव विकास सिद्धांत के बारे में। तो जैव प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था, तो ये दिया था डार्विन ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया, तो ये दिया था हुंगो डी ब्रिज ने। नेचुरल सिलेक्शन प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था, तो ये दिया था डार्विन के द्वारा। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं हमारे डार्विन। अब बात करते हैं हम आनुवांशिकी की। आनुवांशिकी के पिता या जनक कहलाते हैं, तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अगली चलते हैं। आनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था, तो ये किया था मटर के लिए। आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा था, तो ये कहा था डब्ल्यू वाटसन ने। जेनेटिक शब्द का प्रयोग किया गया था, तो जेनेटिक शब्द का प्रयोग डब्ल्यू वाटसन ने 1905 में किया था। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है, तो ये होता है क्रोमोसोम्स में। आनुवांशिकता की मूल इकाई क्या है, तो आनुवांशिकता की मूल इकाई जीन है। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, तो ये क्या था विल्हेल्म जॉनसन ने 1909 में। जीन अवस्थित होते हैं, तो ये गुणसूत्रों में अवस्थित होते हैं। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो ये क्या था बीडल एम टेटम ने। गैमेटी की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था, तो ये क्या था मेंडल ने। जीवन की उत्पत्ति हुई, तो जीवन की उत्पत्ति हुई थी प्री कैम्ब्रियन काल में। अब बात करते हैं हम न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी, न्यूक्लिक अम्ल के बारे में न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी जर्मन वैज्ञानिक ने फ्रेडरिक मिसर ने 1869 में। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है, तो ये न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। दो न्यूक्लिक अम्ल हैं, आरएनए और डीएनए। डीएनए का पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, तो ये वाटसन एवं क्रिक ने 1953 में दिया था। वाटसन एवं क्रिक को नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो ये 1962 में मिला। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया, तो ये कॉर्नबर्ग ने किया था। डीएनए होता है, तो डीएनए एक आनुवांशिकी पदार्थ होता है। डीएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करना तथा आनुवांशिकी क्रियाओं का संचालित करना डीएनए का मुख्य कार्य कहलाता है। अब बात करते हैं प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किया था, तो प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। पैतृकता सिद्धांत में सहायक होता है डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। अब बात करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट एवं डायग्नोस्टिक केंद्र अवस्थित होता है, तो ये हैदराबाद में अवस्थित है। अगला है हमारा सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र अवस्थित है, तो ये भी हमारा हैदराबाद में अवस्थित है। आरएनए का संश्लेषण होता है, तो ये डीएनए से होता है। आरएनए में शर्करा पाई जाती है, तो ये राइबोज शर्करा आरएनए में पाई जाती है। डीएनए में मौजूद शर्करा है, तो डीएनए में मौजूद शर्करा हमारी डीऑक्सी राइबोज होती है। केंद्रक में डीएनए का अंश होता है, तो
10% डीएनए का अंश होता है। डीएनए बहुलक है तो ये न्यूक्लिक ओटाइड्स का है। प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है तो प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है डीएनए। प्रोटीन का निर्माण करता है तो ये आरएनए करता है। डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है तो ये हाइड्रोजन बंध से डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती हैं। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है तो ये आरएनए के द्वारा ही होता है। वनस्पति विज्ञान का जनक कहलाता है तो वनस्पति विज्ञान का जनक हमारा थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक लिनियस को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जगत का सबसे बड़ा समूह है तो ये थैलोफाइट वनस्पति विज्ञान का सबसे बड़ा जगत समूह है। थैलोफाइट समूह के पौधा होता है तो ये सुकाए होता है। सबसे सरल स्थलीय पौधा समूह है तो ये है बायोफाइट। प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है तो बायोफाइट को ही प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है। सबसे बड़ा बायोफाइट है तो ये डायसोनिया सबसे बड़ा बायोफाइट है। सबसे छोटा बायोफाइट तो ये जूओप्सिस को सबसे छोटा बायोफाइट कहा जाता है। अब बात करेंगे हम शैवाल के बारे में। तो शैवाल का अध्ययन कहलाता है तो शैवाल का अध्ययन हमारा फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है तो ये सेलुलोज की बनी होती है। अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन जल ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं तो ये क्लोरेला शैवाल से प्राप्त करते हैं। आयोडीन बनाने में उपयोगी शैवाल है तो ये है लैमनेरिया जो कि आयोडीन बनाने में सहायक होता है। सबसे बड़ा शैवाल है तो ये है हमारा माइक्रोसिस्टिस सबसे बड़ा शैवाल है। सबसे छोटा शैवाल तो ये क्लाइमेडोमोनास सबसे छोटा शैवाल है। अब बात करते हैं हम कवक की। तो कवक है तो कवक एक हमारा बहुकोषीय यूकोरियोटिक जीव है। कवकों का अध्ययन कहलाता है तो ये माइकोलॉजी कहलाता है। प्रमुख कवक है तो प्रमुख कवक हमारा ईस्ट मशरूम और खमीर को कहा जाता है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है तो ये काइटिन की बनी होती है। भोजन कवक में भोजन संचित रहता है तो ये संचित रहता है ग्लाइकोजन के रूप में। डबल रोटी के निर्माण में उपयोगी होता है तो ये सैक्रोमाइसेस नामक कवक डबल रोटी निर्माण में सहायक होता है। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है तो डबल रोटी बनाने में ईस्ट का प्रयोग होता है। शराब उद्योग में प्रयोग होता है तो ईस्ट का प्रयोग होता है। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है तो ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए बेकरी में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। अब बात करेंगे हम लाइकेन के बारे में। तो लाइकेन बने होते हैं कवक एवं शैवाल के मिश्रण से। लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम थियोफ्रेस्टस ने किया था। पेड़ों की छालों पर उगने वाला लाइकेन कहलाता है तो ये क्रोटोपोलस कहलाता है। चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन कहलाते हैं तो ये सेक्सिकोलस कहा जाता है। चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं तो ये क्रोपोफिल कहलाते हैं। लाइकेन सहायक होता है तो ये मृदा निर्माण में सहायक होता है। सबसे छोटा बीज होता है आर्किड का। सबसे बड़ा बीज होता है तो ये लोडोसिया का। सबसे ऊंचा पौधा तो ये सिकोया स्पेरवेरस का होता है जो कि सोलेनेसी कुल के पौधे हैं। तो सोलेनेसी कुल के पौधे हैं हमारे आलू टमाटर बैंगन मिर्च तंबाकू। रुटेसी कुल के पौधे कौन से होते हैं तो ये नींबू संतरा बेल मौसमी। रोजेसी कुल के पौधे हैं तो सेब नाशपाती गुलाब और रसभरी जो है रोजेसी कुल के पौधे हैं। अब बात करते हैं हम जड़ तना तथा पत्ती का रूप। तो पौधों का अवरोही भाग होता है तो ये जड़ होता है। तुर्क रूपी जड़ का उदाहरण है तो मूली तर्क रूपी जड़ का उदाहरण है। कुंभ रूपी जड़ का उदाहरण है तो सलजम।
शंकुआकार जड़ के उदाहरण हैं तो गाजर। गांठदार जड़ के उदाहरण हैं तो ये शकरकंद। जड़ों के रूपांतरण हैं तो मूली, गाजर और शलजम। तने के रूपांतरण हैं आलू, अदरक, हल्दी। अदरक तथा आलू के खाने योग्य वाला भाग है तो ये तना यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं कंद के उदाहरण हैं तो कंद के उदाहरण आलू है। घनकंद के उदाहरण हैं तो आलू और अरबी को कहा जाता है। त्रिकंद के उदाहरण हैं तो ये अदरक और हल्दी। शल्ककंद के उदाहरण हैं तो ये प्याज और लहसुन शल्ककंद के उदाहरण हैं। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं तो ये आते हैं सल्फोनिक अम्ल के कारण। लहसुन में गंधक का कारण है तो ये इलाइसिन के कारण लहसुन में गंधक आती है। मिर्च के तीखे होने का कारण है तो ये कैप्सेसिन मिर्च में चटपटाहट का कारण होता है। राइजोजोम पादप का भूमिगत रूप है तो ये तना कहलाता है। दलहन के जड़ के में पाए जाने वाला जीवाणु है तो ये राइजोबियम पाया जाता है। पौधों को नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं तो ये नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर मापी जाती है तो उसको हम ऑक्जेनोमीटर कहते हैं। वाष्पो उत्सर्जन में सहायक होता है तो वाष्पो उत्सर्जन में स्टोमेटा सहायक होता है। पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है तो ये क्लोरोफिल के कारण होता है। पत्ती के लाल, नारंगी तथा पीला रंग होता है तो ये कैरोटीनाइट के कारण पत्ती के लाल, नारंगी, पीला रंग होता है। क्लोरोफिल के केंद्रक में होता है तो ये मैग्नीशियम होता है। पत्तियों का मुख्य कार्य होता है तो पत्तियों का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाना होता है। अब बात करेंगे हम फल के बारे में। फलों का अध्ययन कहलाता है तो फलों का अध्ययन हमारा पोमोलॉजी कहलाता है। फल बनता है निषेचन के बाद अंडाशय से। बीज बनता है निषेचन के बाद बीजांड से। निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन का खोज सर्वप्रथम किसने किया तो ये किया था स्ट्रासबर्गर ने सर्वप्रथम खोज किया था। नर एवं मादा में जनन इकाइयों का संयोजन कहलाता है तो इसे निषेचन कहते हैं। सबसे बड़ा जीवा बीजांड होता है तो ये साइकस में होता है। जीवित जीवाश्म है तो ये साइकस जीवित जीवाश्म कहलाता है। आगे बात करेंगे हम जिस फल को बनाने में पुष्प का केवल अंडाशय ही भाग लेता है कहलाता है वो कहलाता है सत्य फल। जिस फल को बनाने में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन या बाह्य दल भी भाग लेते हैं तो वह कहलाता है असत्य फल। आगे देखते हैं सत्य फल के उदाहरण हैं तो सत्य फल के उदाहरण हैं मटर और आम। असत्य फल हैं तो सेब, नाशपाती, कटहल असत्य फल कहलाते हैं। सारोसिस फल हैं तो सहतूत, अनानास, कटहल, आम, इमली, पपीता, बेर सहतूत, अनानास, कटहल कहलाते हैं। आम, इमली, पपीता, बेर का कौन सा भाग खाने योग्य होता है तो इनका मध्य फल भित्ति खाने योग्य होता है। अमरूद, अंगूर, शरीफा, टमाटर के खाने योग्य भाग हैं तो ये फल भित्ति इनकी खाई जाती है। लीची के खाया जाने वाला भाग है तो इसका एरियल का भाग खाया जाता है। अब बात करते हैं हम फूल के बारे में। पौधों का जनन होता है तो पौधों का जनन अंग होता है तो ये पुष्प यानी कि फूल होता है। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है तो ये एंथोलॉजी कहलाता है। फूलों की खेती कहलाती है तो ये फ्लोरिकल्चर कहलाती है। पुष्प का नर अंग कहलाता है तो पुष्प का नर अंग पुकेसर कहलाता है। मादा का पुष्प अंग कहलाता है तो मादा का जो होता है अंडप या कार्पल कहलाता है। सबसे छोटा पुष्प है तो बुल्फिया सबसे छोटा पुष्प है। सबसे बड़ा पुष्प रिफ्लेसिया सबसे बड़ा पुष्प है। अब बात करते हैं पादप ऊतक की। तो पादप ऊतक यानी कोशिकाओं का समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य समान होती है कहलाते हैं तो वो कहलाते हैं ऊतक। अब बात करते हैं हम प्रकाश संश्लेषण की। प्रकाश संश्लेषण यानी पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है तो वह प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण की इकाई है तो वह क्वार्टोसोम प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और
क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, तो वो प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल प्रकाश के किन रंगों को ग्रहण करता है? तो बैगनी, नीला और लाल रंग को ग्रहण करता है। अब बात करते हैं पादप हार्मोन की। पादप हार्मोन प्रमुख पादप हार्मोन है ऑक्सीन, जिब्रेलिन, एथिलीन, फ्लोरेजीन, साइटोकाइनिन। वृद्धि पादप प्रबंधक पादप हार्मोन है, तो ऑक्सीन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन वृद्धि प्रबंधक पादप हार्मोन है। वृद्धि निरोधक पादप हार्मोन है, तो एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन। खोजा गया प्रथम पादप हार्मोन है, तो वो ऑक्सीन खोजा गया प्रथम पादप हार्मोन है। ऑक्सीन की खोज डार्विन ने 1880 में की थी। खरपतवार नष्ट करने में होता है, तो खरपतवार नष्ट करने में होता है, तो ऑक्सीन 2,4-D है एक खरपतवार नाशी। गैसीय रूप में पाए जाने वाला हार्मोन्स है, तो ये एथिलीन। एथिलीन की खोज वर्ग ने 1962 में की थी। फलों को पकाने में सहायक होता है, तो एथिलीन फलों को पकाने में सहायक होता है। पुष्पों की संख्या की वृद्धि में सहायक है, तो एथिलीन। बौने पौधों को लंबा करने में सहायक होता है, तो ये जिब्रेलिन हार्मोन जो है बौने पौधों को लंबा करने में सहायक होता है। जिब्रेलिन की खोज कारोसावा ने 1926 में की थी। पादप रोग के बारे में अध्ययन करेंगे हम। तंबाकू का मोजेक रोग होता है, तो ये विषाणु से। आलू का सैंथलिक रोग होता है, तो ये जीवाणु से। गेहूं का रस्ट रोग होता है, तो ये कवक से। गन्ने में लाल सड़न रोग होता है, तो ये कवक से होता है। धान का अंगमारी रोग का कारक है, तो जैंथोमोनास नामक जीवाणु जो है अंगमारी रोग का कारण है। ब्लास्ट रोग संबंधित है, तो ये धान से। हरित वाली रोग संबंधित है, तो ये बाजरा से। बंची टॉप रोग संबंधित है, तो ये है केले से। टिक्का रोग संबंधित है मूंगफली से। मटर में मार्स रोग मैंगनीज की कमी से होता है। नींबू में डाई बैक लिटिल लीफ रोग होता है, तो ये होता है हमारा कॉपर तांबे की कमी के कारण। आम तथा बैगन में लिटिल लीफ रोग होता है, तो ये होता है हमारा जस्ते की कमी के कारण। अब बात करते हैं वनस्पति शास्त्र की, यानी महत्वपूर्ण तथ्य। लौंग प्राप्त होता है, तो लौंग प्राप्त होता है शुष्क पुष्प की कली से। हींग प्राप्त होता है पौधे की जड़ों से। कॉर्क प्राप्त होता है ओक वृक्ष की छाल से। ओक का वानस्पतिक नाम है, तो यह कैवेकर्स सुवर। हीरोइन प्राप्त होता है, तो हीरोइन अफीम यानी पोस्ता से प्राप्त होता है। अफीम पोस्ता प्राप्त होता है, तो ये होता है हमारा अधपके फलों से। अफीम का वानस्पतिक नाम है, तो ये है पेपे बर सोमिनिफेरम। मॉर्फिन प्राप्त होता है अफीम के पौधे से। तंबाकू में विषैला पदार्थ है, तो ये है निकोटीन। निकोटीन प्राप्त होता है, तो निकोटीन प्राप्त होता है हमारा तंबाकू की पत्तियों से। कॉफ़ी में उत्तेजक पदार्थ होता है, तो ये होता है कैफीन। कैफीन प्राप्त होता है कैफीन की बीजों से। चाय में उत्तेजक पदार्थ है, तो वो हमारा होता है थीन, यानी कि थीन नामक हमारा पदार्थ होता है। तो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।